गाइस, याद आ रहा है आप लोगों को कि कल हमने डिस्कस किया था स्विस कैनाल के बारे में कि स्विस कैनाल पर एक शिप जो है वो फंस गया था। राइट, हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि स्विस कैनाल पे एक शिप फंस गया था। बट अभी वो शिप जो है वो निकल गया है। बट जब ये शिप फंसा था तब यहाँ पर स्विस कैनाल पर जब ये शिप पूरा फंसा हुआ था तब सोचा जा रहा था कंट्रीज के द्वारा, काफ़ी सारी कंपनीज के द्वारा भी, जो कि इस पर्टिकुलर स्विस कैनाल के रूट से जो है वो अपना सामान वगैरह जो है वो माल वगैरह जो है वो पहुंचाती हैं। राइट, इंडिया में और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और साउथ एशिया में या फिर पैसिफिक क्षेत्र में या इंडियन ओशियन के आसपास जो अपना सामान पहुंचाती है, तो वो ये सोच रही थी कि ये गोल घूमकर अफ्रीका के वेस्ट से होते हुए नीचे अफ्रीका में हम लोग को केप टाउन के पास, आप देखिए, एक केप ऑफ गुड होप हम लोग को देखने को मिलता है। केप ऑफ गुड होप, राइट, केप टाउन के पास है ये केप ऑफ गुड होप। तो यहीं पर ही जो है ये सोच रहे थे, ये देखिए केप ऑफ गुड होप। तो यहां से सोच रहे थे कि यहां से होते हुए, यानी कि इस क्षेत्र से होते हुए ये चले जाए कहां पर, इंडिया की तरफ या इस तरफ एशियन कंट्रीज की तरफ। तो ये बोल रहे थे कि गोल घुमा के ये जाएंगे, क्योंकि पता नहीं था ना कि कब खुलेगा रास्ता, क्योंकि रास्ता बंद था, रास्ता ब्लॉक था। बट अब रास्ता हालांकि खुल गया क्योंकि शिप जो है वो निकल गया फंसा हुआ जो था। राइट, बट देखो, इस केप ऑफ गुड होप की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो अक्सर ये चीज बोली जाती है कि ये जो केप ऑफ गुड होप जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। बट आपको बता दें कि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है अफ्रीका का, क्योंकि आप केप ऑफ गुड होप की अगर लोकेशन को देखो तो ये अफ्रीका का बिल्कुल सदर्न पॉइंट लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, इसके नीचे तो और भी हम लोग को चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो आपको बता दें कि अफ्रीका की सदर्न टिप या सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है केप अगुलास। तो आपसे यहां से क्वेश्चन उठाकर पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप या सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अफ्रीका का क्या है। तो केप अगुलास आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसी पर ही चर्चा करते हैं। केप ऑफ गुड होप का टॉपिक क्यों न्यूज में आया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि शिप जो है वो, कोशिश की जा रही थी कि शिप जो है वो यहां से गोल घूमकर जो है वो पहुंचाई जाए। राइट, दूसरी शिप, यानी कि क्योंकि जाम लग गया था ना, दूसरी शिप नहीं निकल पा रही थी उधर से स्विस कैनाल से, तो सोच रहे थे कि ये गोल घुमा के यहां से लाई जाए। बट जो है वो ऐसा हुआ नहीं अभी, क्योंकि कंटिन्यू हो गया, खुल गया रास्ता भी। बट आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज जो है वो आपसे शायद केप ऑफ गुड होप से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, ये आपसे केप अगुलास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप या सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो केप अगुलास है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, दिखाया। राइट, और यहां पर केप पेनिनसुला हम लोग को देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका के अंदर, अटलांटिक कोस्ट में, और यहीं पर ही जो है वो केप ऑफ गुड होप है। और यही गलतफहमियां होती हैं लोगों के बीच में कि केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका का दक्षिणी सिरा हम लोग को देखने को मिलता है या सदर्न मोस्ट पॉइंट या टिप है। बट ऐसा नहीं है, केप अगुलास जो है वो अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज ध्यान में रखना। राइट, और इसके अलावा व्हेन फॉलोइंग द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कोस्ट लाइन फ्रॉम द इक्वेटर, जब अफ्रीकन कोस्ट लाइन के, यानी कि अफ्रीकन कोस्ट लाइन के आप वेस्ट की तरफ जो है वो होते हुए जाओगे, यानी कि अफ्रीका के वेस्ट की तरफ आप होते हुए जाओगे, तो फिर आपको ये दिखाई देता है केप ऑफ गुड होप। राइट, हाउएवर केप ऑफ गुड होप मार्क्स द पॉइंट वेयर अ शिप बिगिंस टू ट्रैवल मोर ईस्टवर्ड देन साउथवर्ड। तो केप ऑफ गुड होप का नाम इसलिए जाना जाता है और हमेशा इसलिए बोला जाता है ना, मतलब कभी भी बात होती है, जैसे कि आप पहले भी जानते हो कि पोर्चुगीज जो आए थे वो इसी केप ऑफ गुड होप के थ्रू आए थे। तो ऐसा क्या है केप ऑफ गुड होप में कि पूरी दुनिया इसका नाम लेती है, इसको जानती है। अगर जब भी इस तरफ आना होता है, पैसिफिक ओशियन की तरफ, इंडियन ओशियन की तरफ, इस तरफ से जाना होता है, तब कैसे जाते हैं लोग? तो वो बोलते हैं ना कि केप ऑफ गुड होप से होती हुई शिप गई। तो केप ऑफ गुड होप ही क्यों क्यों क्वेश्चन बार बार केप ऑफ गुड होप का आ रहा है? तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे केप ऑफ गुड होप की तरफ, तो देखो, ध्यान ध्यान से देखना। अच्छा, इस पे नहीं बनेगा ये, तो हाँ, तो देखो, आप केप ऑफ गुड होप पे वापस ले चलता हूं मैं आप लोगों को। तो आप आ रहे हो कहां पे? आप आ रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, अफ्रीका में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, साउथ की तरफ, और आप पहुंच गए केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप से आप नीचे थोड़ी ना जाओगे, अगर आपको अफ्रीका की कोस्ट लाइन को टच करते हुए उस तरफ निकलना है तो आपको टर्न लेना पड़ेगा। तो केप ऑफ गुड होप से टर्न लिया जाता है। राइट, यानी कि केप ऑफ गुड होप से ईस्ट की तरफ जो है वो शिप मूव करती हैं, इसलिए केप ऑफ गुड होप का बार बार नाम आता है। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, यहां से साउथ की तरफ नहीं जाते, यहां से मुड़ना पड़ता है शिप को। तो शिप को पता होता है कि केप ऑफ गुड होप से उसको जो है वो कहां पे, ईस्ट की तरफ लेना पड़ेगा। ये तो इसलिए ये केप ऑफ गुड होप फेमस है। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया क्यों फेमस है केप ऑफ गुड होप, तो यहां से जो भी शिप आती हैं
वो ईस्ट की तरफ मूव करती हैं रेदर देन साउथवर्ड, राइट। तो ईस्टवर्ड की तरफ इनका मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं, केप अगुलास, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो केप अगुलास जो है वो वेस्टर्न केप है साउथ अफ्रीका का, वेस्टर्न केप, राइट, रॉकी हेडलैंड इन वेस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका, केप अगुलास। और ये ज्योग्राफिक सदर्न टिप हम लोग को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की देखने को मिलती है। और बताया जाता है कि अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में ये डिवाइडिंग लाइन जो है वो क्रिएट कर देती है, राइट। भारतीय महासागरों और अटलांटिक महासागरों के बीच विभाजन रेखा की शुरुआत ही ये करती है अगुलास, केप अगुलास, ठीक है, ध्यान में रखना। अब समझिए इरिट्रिया, इरिट्रिया करके ये एक कंट्री है, और ये जो कंट्री है ये रेड सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इस कंट्री के नीचे जो कंट्री है वो है इथियोपिया। तो इन दोनों के बीच में इशू चल रहा है। बताया जा रहा है कि इरिट्रिया जो है वो अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को इथियोपिया की अपर बाउंड्री से या नदन एरिया से हटा लेगा। तो इसको लेकर एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये है मैप की लोकेशन जो थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में, इस इशू के बारे में। तो इरिट्रिया इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र, यहां पर टाइग्रे क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, टाइग्रे रीजन हम लोग को देखने को मिलता है। टाइग्रे क्षेत्र किसका है? इथियोपिया का। तो इरिट्रिया जो है वो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर को इथियोपिया के नदन क्षेत्र से हटा लेगा, ऐसा इसने कहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है गाइस, तो ये बताया जा रहा है कि जो काफी लंबे समय से इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो इशू है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार का जो एक्शन है वो इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो थोड़ा सा जो है वो सही करेगा, यानी कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट की ये एक सफलता हम लोग को देखने को मिल रही है। और काफी सारे नागरिकों के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते अत्याचार भी हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो टाइग्रे जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, ये नदन मोस्ट क्षेत्र है। टोटल 9 रीजन्स है, 9 रीजन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, 9 क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं किलियत या किलीलत के, राइट। तो उसका सबसे ऊपरी क्षेत्र, नदन मोस्ट क्षेत्र, वो हम लोग को टाइग्रे देखने को मिलता है, ठीक है, टाइग्रे। और यहां पर कौन लोग रहते हैं? तो टाइग्रेयन, इरोब और कुनामा लोग यहां पर रहते हैं। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखना। कुनमा या कुनामा लोग जो हैं, या इरोब या टाइग्रेयन जो लोग हैं, वो कहाँ के हैं? तो इथियोपिया के हैं। इथियोपिया में एक टाइग्रे क्षेत्र है, वहां पर ये लोग बसे हैं, राइट। इस पर्टिकुलर क्षेत्र को रीजन 1 के तौर पर भी माना जाता है, राइट, संविधान के अनुसार, राइट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। और जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है वो इस क्षेत्र की, यानी कि इथियोपिया की, वो हम लोग को मेकेले देखने को मिलती है। मेकेले, मेकेले, ये देखो, ये मेकेले हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये लार्जेस्ट सिटी है और ये क्षेत्र हम लोग को मेकेले का देखने को मिल रहा है। और इसके नॉर्थ में जो है वो एरिट्रिया हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। सूडान जो है वो इसके वेस्ट में है। अम्हारा क्षेत्र इसके साउथ में हम लोग को देखने को मिलता है, और अफार क्षेत्र इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और बात करें आपसे इस युद्ध की, टाइग्रे युद्ध की, तो ये युद्ध जो है वो नवंबर 2020 से चलता आ रहा है। और ये टाइग्रे क्षेत्र जो इथियोपिया का है, यहां पर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध जो है वो टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जिसे टाइग्रे क्षेत्र की गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, और इथियोपियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में ये पूरा मामला है, पूरा इशू है, राइट। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बढ़ गया था सितंबर में, जब टाइग्रे जो है इसने लोकल इलेक्शन यहां पर कंडक्ट कराए थे, राइट। इथियोपियन फेडरल गवर्नमेंट के अपमान में इसने यहां पर चुनाव आयोजित कर दिए थे, और इलेक्शन जो है वो यहां के इलीगल माने गए हैं फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहां पर टाइग्रेरियन अथॉरिटीज के साथ हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में एक इशू है। हालांकि अभी इशू जो है वो उसको रिजॉल्व करने के ऊपर काम किया गया है, फैसला लिया है इरिट्रिया ने कि अपने सोल्जर्स को यहाँ से हटा देंगी, जिससे कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो सोल्जर्स जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट जाए, वो उनको भी लगे कि हाँ यार अब थोड़ी शांति मेंटेन कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ है और कुछ नहीं। इसके बारे में आप लोग को एक जनरल सा अभी के लिए आइडिया होना चाहिए। आगे चल के इससे रिलेटेड और आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे तो हम और इसके बारे में चीज़ें कवर करेंगे, बट अभी के लिए मोटा मोटा तौर पर आपको सिर्फ इस क्षेत्र की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ यही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को हम लोग देखने वाले हैं। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इंडिया और बांग्लादेश ने 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। किस फील्ड में? डिजास्टर मैनेजमेंट की, ट्रेड की, एनसीसी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, और अभी रिसेंटली बताया गया है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी इनके द्वारा सेटअप की गई है, दोनों के द्वारा। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है एक पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटी जो है, बताया जा रहा है कि रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो जनरेट करता है, तो ये जो पावर है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरी जगहों तक पहुंच सके, इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। और बांग्लादेश लेग ऑफ द बंगा बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन, इसका उद्घाटन किया गया दोनों ही कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और बताया जा रहा है कि ये दूसरे पार्ट्स को भी पूरे दुनिया भर में लेकर जाएंगे, यानी कि यूएन सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा इस चीज को, यानी कि इस इनके डिजिटल एग्जीबिशन को, राइट। इस पर फोकस ये कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर साथ में मिलकर ये दोनों कंट्री फोकस करेंगी। और दोनों ही कंट्री के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश जो हमें देखने को मिला था, तो उसमें जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में यहां पर आशुगंज में एक स्मारक का निर्माण जो है वो इनके द्वारा किया गया, यानी कि उसका उद्घाटन किया, उसकी आधारशिला रखी गई, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और भारत ने बांग्लादेश को 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और कोविशील्ड वैक्सीन की 1.2 मिलियन खुराक दी है। और 3 बॉर्डर्स हार्ट जो है वो ओपन किए जाएंगे इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और दूसरे क्या क्या अनाउंसमेंट है? एक डायरेक्ट पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम इन्होंने रखा है मिताली एक्सप्रेस। तो याद रखना मिताली एक्सप्रेस, ये ट्रेन, ऐसा पूछा जा सकता है कि ये ट्रेन जो है वो किस कंट्री के बीच की है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की ये ट्रेन है। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ये ट्रेन जो है वो चलेगी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स को बांग्लादेश से कि वो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट हो, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमें देखने को मिल रही हैं। 1000 बताया जा रहा है स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप ये अनाउंस की गई है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि बांग्लादेशी स्टूडेंट इंडिया में आए और स्टडी करें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। और बंगा बंधु चेयर जो है ये इस्टेब्लिश की जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि बांग्लादेश स्टडीज को हेल्प करेगी, राइट। ये चीज यहां पर बताई जा रही है, यानी कि बांग्लादेश अध्ययन की सुविधा के लिए। और दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि एक नया एरिया जो है उस पर काम करेंगे, वो है सिविल, न्यूक्लियर और स्पेस सेक्टर पर मिलकर ये काम करेंगे। और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट की गई हैं बांग्लादेश के अंदर। तो जो बर्थ प्लेस हम लोग को बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी का देखने को मिला है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी जो है वो कौन थे, बांग्लादेश के ये कौन है, राइट। तो ये चीज आप बताइए। मैंने भी आपको कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में बताया था, इनके बारे में हमने चर्चा भी करी थी, राइट। गांधी पीस प्राइज इनको मिला था, याद आ रहा है? तो इनके बारे में बताओ आप जरा कि ये जो है वो कौन है, बांग्लादेश के कौन सी पर्सनालिटी है, किस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है, कौन है ये बांग्लादेश के। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे सतखीरा में, यहां पर एक मंदिर है, टेम्पल है, टेम्पल का नाम है जशोरेश्वरी मंदिर, राइट। और हरि मंदिर ये हम लोग को ओराकांडी में देखने को मिलता है। और यहां पर मतुआ कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस किया गया, प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया, राइट, मटुआ समुदाय के। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रीसेंट ये रिलेशंस हम लोग को देखने को मिले हैं। बात हो रही है चाइना और ईरान के बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इन दोनों ने मिलकर अभी 25 ईयर्स का एक स्ट्रेटेजी पैक्ट साइन किया है। 25 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट इन्होंने साइन किया है। इसके अंदर पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंपोनेंट शामिल है, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक घटक इसमें शामिल हैं। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर जो ईरान और चाइना के बीच में देखने को मिला है, ये दोनों कंट्रीज अपने रिलेशन को काफी डीप कर रही हैं। संबंधों को गहरा करने में यह दस्तावेज बहुत ही प्रभावी हो सकता है, ये चीज बताई जा रही है। ये स्टैब्लिश कर रहे हैं एक ब्लूप्रिंट रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। किस फील्ड में? ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स, एनर्जी, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन फील्ड्स में ये एग्रीमेंट जो है वो करने वाले हैं, यानी कि मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये एग्रीमेंट जब आया
जब बताया गया कि चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रही है, जब ईरान के ऊपर कंटिन्यूअसली सैंक्शन जो लगाए जा रहे हैं तो उस पर चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रही है। तो ये हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास हैंडआउट्स है, एक बार इस ट्रांसलेशन को आप थोड़ा सा, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इसमें आप लिख दीजिएगा कि चाइना जो है ये सपोर्ट कर रही है ईरान को, क्योंकि ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसको देखते हुए। तो ये एग्रीमेंट उसी चीज के बाद है कि कंटिन्यूअसली ईरान जो है वो सैंक्शन को अपोज ही करता आ रहा है। तो देखो कुल मिलाकर ये जो चाइना एकदम से ईरान को, जो चाइना ने सपोर्ट करना शुरू किया है, उसके पीछे का कारण हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच का इशू है। देखो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का इशू चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का इशू चल रहा है। तो चाइना और ईरान का कॉमन एनिमी कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोनों ने मिलकर हाथ मिला लिया है यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करने के लिए। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी, बट ये पीछे वाली स्टोरी कोई नहीं बताता, राइट? यानी कि आर्टिकल्स में डायरेक्टली बताया नहीं जाता, ना चाइना बोलती है ना ईरान बोलती है, बट ये आपको सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि दोनों का कॉमन एनिमी कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के ऊपर सैंक्शन, सॉरी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, राइट? ईरान के ऊपर, राइट? कंटिन्यूअसली आपको पता होगा कि ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हमने कई बार चर्चा भी करी है, राइट? तो इसको लेकर 2015 की ये डील थी ना, तो इसको लेकर जो है वो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कंटिन्यूअसली ईरान के ऊपर, और ईरान बोल रहा है कि सैंक्शन उससे हटाओ, अगर नहीं हटाओगे तो यूरेनियम का इनरिचमेंट जो है ये शुरू कर देगा, और हालांकि इसने कर भी दिया है वैसे, राइट? तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और चाइना जो है वो ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जिनके कॉमन एनिमी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो इस प्रकार से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। और चाइना और रशिया, देखो बात आ गई ना, ये बोल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से कि यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यही है ईरान न्यूक्लियर डील 2015 की जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो चाइना और रशिया भी यूनाइटेड स्टेट्स को बोल रही है कि ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी रिटर्न कर लें, राइट? एज सून एज पॉसिबल, राइट? जो ईरान के अगेंस्ट इन्होंने लगाया हुआ है। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने प्रपोजल रखा है कि वो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, राइट? और एक नए समझौते पर आएंगे जिसके चलते इन कंट्रीज में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो आपको बेसिकली वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थोड़ा सा समझना है कि क्यों इन सब कंट्रीज के बीच में सहमति हो रही है, बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसका जो कॉमन दुश्मन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि या फिर आप कह सकते हो ईरान और चाइना की जो कॉमन एनिमी है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसलिए इन दोनों ने दोस्ती कर ली जिसकी चलती ये दोनों साथ में मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर कर सकें, ठीक है? तो ये वाली चीज है, इस पर ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस डालना, ध्यान देना। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव का लॉन्च हुआ है, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। तो इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्राइबल एरियाज पे जो टीबी जो फैल रही है, ट्यूबरकुलोसिस जो फैल रहा है, उसको रोकने के लिए ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। टीबी मुक्त भारत, इसके तहत ये शुरू किया गया है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये शुरू किया गया है। एक गाइडेंस नोट हम लोग को ज्वाइंट एक्शन प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन को लेकर देखने को मिल रहा है। इसका स्पेशल एडिशन एक है जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के पब्लिकेशन आलेख में आया है टीबी को लेकर, जहां पर ट्राइबल ट्यूबरकुलोसिस इसको डॉक्यूमेंट किया गया है, इस इनिशिएटिव को डॉक्यूमेंट किया गया है। 104 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन से भी ज्यादा हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 705 ट्राइब्स ऐसी हैं जिनकी अगर टोटल इंडिया की पॉपुलेशन से जिनको अगर हम लोग मतलब करें, कैलकुलेट करें, देखें तो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 705 ट्राइब्स की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? और 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, जहां पर फिजिकल रिमोटनेस यानी कि दूर दराज होने के कारण, मालन्यूट्रिशन, पुअर लिविंग कंडीशन, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस बढ़ गई है। और इनिशियली एक्टिविटीज ये जॉइंट एक्शन प्लान की फोकस कर रही है 161 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अक्रॉस 18 आइडेंटिफाइड स्टेट्स। तो 18 स्टेट्स की 161 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्राइबल जो एरियाज हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन जहां पर रिसाइड करती हैं, वहां पर ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को
हटाने के ऊपर, खत्म करने के ऊपर, एलिमिनेट करने के ऊपर ये इनिशिएटिव बताया जा रहा है। इसमें पीरियोडिक टीबी एक्टिव केसेस जो है वो इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और इसमें टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी जो है वो इसके थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वल्नरेबल पॉपुलेशन को, यानी कि वो पॉपुलेशन जिनको ज्यादा खतरा हम लोग को टीबी का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, या फिर जहां पर जिस एरिया पर ज्यादा टीबी फैल रही है, तो उन एरिया को जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पर टीबी को रिड्यूस करने के लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लक्षद्वीप और जो जम्मू एंड कश्मीर में बडगाम डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया है 2021 में टीबी फ्री, राइट, टीबी फ्री। और ये वर्ल्ड टीबी डे के दिन जो है वो उसको टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया है। तो बता दें कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भारत में टीबी के लिए बजट आवंटन को पहले से 4 गुना बढ़ा दिया है, यानी कि टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 4 टाइम्स बजट जो है वो एलोकेट कर दिया गया है, राइट, जिससे कि जोरों शोरों से टीबी को एलिमिनेट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर टारगेट लिखकर बताएंगे, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि बताइए आप जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करने का टारगेट क्या है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के। अब नेशनल हेल्थ मिशन का एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो गाइस हमारी कंट्री के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसकी प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। इस पर बहुत ज्यादा कार्य किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोरोना वायरस के आने के कारण हमें देखने को मिला कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी ज्यादा पुअर है। इसलिए कोरोना वायरस जब आया तो उसने हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो है वो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में जो हेल्थ सेक्टर की जो रियलिटी है उसके बारे में पता लग गया कोरोना वायरस आने के बाद, राइट। पता लगा कि हम लोग जो है वो बिल्कुल भी केपेबल नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की हेल्थ को लेकर अगर किसी भी प्रकार की डिजास्टर्स सिचुएशन अगर हमारी कंट्री में बनती है, और जो बनी भी है कोरोना वायरस के समय पर, तो हमारे पास बेड्स तक नहीं है, हॉस्पिटल्स में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, और इवन ऑक्सीजन की भी इश्यूज हमारे यहां पर हमें देखने को मिला था, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, राइट। आईसीयू में प्रॉपर बेड्स नहीं थे जितने होने चाहिए, राइट। बड़े बड़े स्टेडियम्स जो हैं उनको फिर हायर करना शुरू कर दिया बेड्स के लिए, राइट। तो ये चीज भी आपने देखी होगी, कोरोना वायरस के इनिशियल फेज में बहुत सारी चीजें आई होंगी और हमने पढ़ी भी है इवन उन सब चीजों के बारे में। तो इसलिए आज की डेट में नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर प्रोग्रेस जो है वो बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है। तो नए नए इनिशिएटिव जो 2019 और 20 में लिए गए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो सांस इनिशिएटिव हमें देखने को मिला। इसमें जो डेथ होती है चाइल्डहुड निमोनिया की, तो उसको रोकना है और उसको रोकने के लिए तेजी से एक्शंस लिए जाएं, तो ये कहता है सांस इनिशिएटिव। इसके बाद आता है सुमन इनिशिएटिव, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन टू प्रोवाइड assured, dignified, respectful and quality healthcare at no cost and zero tolerance for denial of services, and all existing schemes for maternal and neonatal health have been brought under one umbrella। तो जितनी भी मैटरनल और नियोनाटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी हम लोग को स्कीम्स देखने को मिलती हैं, मातृ और नवजात स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है उनको एक छतरी के नीचे लाया जाए, यानी कि एक अम्ब्रेला के अंडर, यानी कि एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर सभी ऐसी स्कीम्स को जो है वो लाया जाए, राइट। जैसे कि बेटर तरीके से ऐसी स्कीम्स को रेगुलेट किया जा सके और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, बेनिफिशियरी तक बेटर तरीके से ये पूरी स्कीम्स जो है वो पहुंच सके, बेनिफिशियरी को लाभ मिल सके, राइट। तो मैटरनल और न्यूनेटाल की से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, राइट, तो उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर आने। तो इसने सुमन इनिशिएटिव ने इस चीज पर काम किया। इसके अलावा काम किया कि बिना किसी कॉस्ट के जो है वो एक अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है या क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो माताओं को और बच्चों को मिलनी चाहिए, और डिनायल ऑफ सर्विसेज पर जीरो टॉलरेंस जो है वो ये फोकस करती है। यानी कि अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी माता को अगर एक हॉस्पिटल के अंदर सर्विस नहीं मिल पा रही है, राइट, हेल्थ केयर सर्विस, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जीरो टॉलरेंस बताया गया है डिनायल ऑफ सर्विसेज को लेकर, राइट, इस पर्टिकुलर सुमन इनिशिएटिव के तहत। इसके अलावा मिडवाइफरी सर्विसेज टू क्रिएट अ कार्डर ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर, तो नर्स प्रैक्टिशनर जो हैं उनका एक कार्डर क्रिएट करना, राइट, कहां पर, मिडवाइफरी में, जो कि होंगी स्किल्ड, राइट,
इन अकॉर्डेंस टू कंपिटेंसीज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। तो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के तहत जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड कॉम्पिटेंसीज हैं उसके आधार पर इनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता होनी चाहिए नर्स को, नर्स प्रैक्टिशनर को, तो वो पूरी स्किल जो है वो इनको प्रोवाइड की जाएगी, इनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, इनको केपेबल बनाया जाएगा कि वुमेन सेंटर्ड तरीके से रिप्रोडक्टिव, मैटरनल और न्यू बॉर्न हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ये डिलीवर कर सकें, राइट। तो यानी कि कुल मिलाकर जो नर्स प्रैक्टिशनर जो है उनमें बेटर स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, डेवलप की जा रही है, जिससे कि वो बेटर तरीके से हेल्थ केयर डिलीवरी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करने में मदद कर सकें, राइट। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, राइट, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। तो ये लॉन्च किया गया है ABHWC's प्रोग्राम के तहत। किसकी पार्टनरशिप के साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पार्टनरशिप के साथ। किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? हेल्थ और वेलबींग जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो स्कूल के बच्चे जो है वो उनमें देखने को मिल सके, इसको प्रमोट किया जा रहा है कि स्कूल के बच्चे एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करें, राइट। प्रमोट किया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है बच्चों में कि बच्चे जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो मतलब रखें, मेंटेन करें। क्योंकि आप जानते हैं गाइस आज की रेट में जब से मोबाइल फोन्स का चलन हम लोग को देखने को मिला है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज की जगह और इवन बच्चों के पेरेंट्स भी उनको चुप कराने के लिए मोबाइल फोन दे देते हैं, रेदर देन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की जगह बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया जाता है, जिससे कि उनकी ना ही सिर्फ फिजिकल ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं बल्कि इवन क्योंकि फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ जो है वो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में कनेक्टेड रहती हैं। तो जब बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अगर अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मेंटल ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो जहां अगर बच्चा फिजिकली हेल्दी है तो वो मेंटली हेल्दी भी होगा। तो ये इस चीज पर मेनली फोकस किया जा रहा है कि बच्चे एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करें, जंक फूड्स ना खाएं, राइट, न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें, राइट। तो ये चीज इस पर ये स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जो है वो इनिशिएटिव काम करता है। तो ये कुछ है 2019-2020 में शुरू किए गए थे नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। इस पर आप लिख सकते हैं जैसे कि क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोरोना वायरस के बाद हेल्थ केयर से रिलेटेड डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये कुछ ऐसी चीजें आती है ना, इनिशिएटिव्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं कि आप इसको बिल्कुल अपने आंसर में बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इसको जरूर लिख कर रखा करो। जब भी मैं बोलूं कि ये टॉपिक आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से उसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लिया करो, जिससे कि आप जब भी जैसे कि अभी वाला जो टॉपिक है तो आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आंसर लिख रहे हो आप जरूर मेंशन करिएगा कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये कुछ फलाना इनिशिएटिव जो है वो हम लोगों ने शुरू किए हैं। तो इससे क्या हो गया, एक तो आपकी वर्ड लिमिट भी अच्छी हो गई, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स मिल गए, सेंटेंसेस मिल गए, राइट। और दूसरी बात ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें फैक्ट्स नजर आ रहा है और करंट अफेयर्स के साथ ये लिंक्ड है, तो आपका आंसर का वेटेज ऑलरेडी काफी अच्छा बन गया, राइट। यानी कि आपको ये बात मान के चलो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि आपने ये सब डेटा उसमें उपयोग कर दिया, राइट, अपने आंसर में। तो ऐसी कुछ चीजें, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन जो है वो प्रीलिम्स के बाद नहीं होती है गाइस, ये बात याद रखना। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ चलती है, एक साथ, और आपको थोड़ा इस तरीके से मैनेज करते हुए चलना है अपनी प्रिपरेशन को। चलो आगे की बात करेंगे। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 ये हमें देखने को मिल रहा है, तो इस पर चर्चा करते हैं, राइट। तो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 में। हम लोग को देखने को मिला कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत नेट, इसके तहत 6 लाख गांव जो है उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है। वहां पर 4 लाख किलोमीटर लेंथ की ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो लगाई जा रही है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो उसका उपयोग किया जा रहा है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर भारत नेट प्रोग्राम के तहत हमारे देश के जो गांव हैं 6 लाख गांव उनको इंटरनेट से कनेक्ट करवाया जा रहा है, राइट। यानी कि इस पर काम जो है वो चल ही रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरा लिख कर बताओ कि हमारे यहाँ टोटल कितने गांव हैं इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली कितने गांव हैं बताइए। तो ये इसी फिगर के आसपास गांव हैं, बट कितने हैं एग्जैक्टली मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बताएं सर्च करके, बट ये फिगर जो है वो इसी के आसपास आपको मिलेगा, राइट। इससे 50,000 ज्यादा बढ़ा लो, 49,000 एग्जैक्टली ज्यादा बढ़ा लो, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। और सबमरीन केबल नेटवर्क के थ्रू बताया गया कि स्मॉल और रिमोट आइलैंड जो हम लोग को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के देखने को मिल रहा है और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और दूसरे इनएक्सेसिबल एरियाज
जहां पर कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो सरकार की फंडिंग के थ्रू वहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। तो ये सब चीजें जो है वो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड समिट में जो है वो बताया गया हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा। और इसके अलावा एस्टेब्लिश किया गया आईटीयू एरिया ऑफिस को और इनोवेशन सेंटर को इंडिया के अंदर। इसमें इन्वॉल्व थे इसके सेटअप में स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एकेडमिया यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह, स्टार्टअप्स इन्वॉल्व थे, राइट। जो कि बताया गया कि टेक्नोलॉजी के यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज में एक लॉन्ग वे ये लेकर जाएंगे, यानी कि इस सेंटर की मदद से इस प्रकार के या इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज को एक काफी आगे तक लेकर जाएगा, राइट। इस पर जो है वो काम चल रहा है। और यहां पर बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड्स और सॉल्यूशंस जो कि बेस्ट सूटेड है रूरल और रिमोट एरियाज के डेवलपिंग नेशन के अंदर, तो वो इस सेंटर के थ्रू जो है वो अचीव किए जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ डिटेल्स की बात करें हम लोग वर्ल्ड समिट और इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 की, तो दुनिया की लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग हम लोग को आईसीटी की देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की देखने को मिलती है, राइट, कि उसका डेवलपमेंट होना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, राइट। तो आईसीटी फॉर डेवलपमेंट कम्युनिटी, तो इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, बट इसमें हमारे जो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने किन किन चीजों के बारे में चर्चा करी, तो वो चीज मैंने भी आपको बताई है। तो ये चीज आपके लिए एडिशनल थी, अपडेट था मतलब इस टॉपिक का, क्योंकि हम लोग ने मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 दिन ही हुए इस टॉपिक को हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और इसको को ऑर्गेनाइज किया हुआ है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 को आईटीयू इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू और यूनेस्को यूएनडीपी और यूएनसीटीएडी के साथ मिलकर, राइट, को ऑर्गेनाइज किया है इस पर्टिकुलर फोरम को। अब आरसीई ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या कौन सी स्कीम की बात हो रही है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आरसीई को, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट को, किस चीज के लिए, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम हमें देखने को मिलती है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर पावर का ट्रांसमिशन होना, यानी कि पावर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लिए जो एस्टीमेट कॉस्ट जो लगाई गई है जिसको अप्रूव किया है वो है 9,129 करोड़ रुपए। स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है पावर ग्रिड के द्वारा, और आप जानते हैं कि पावर ग्रिड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के एसोसिएशन के साथ जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्कीम जो है वो इनिशियली अप्रूव की गई थी 2014 में, सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें जो भी खर्चा बैठेगा इस स्कीम में वो पूरा का पूरा खर्चा जो है वो उठाएगी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको बता दें कि टारगेट जो है ये है कि फेज मैनर में इसको किया जाएगा दिसंबर 2021 तक। बताया जा रहा है कि ये इस स्कीम के थ्रू अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है वो पावर ट्रांसमिशन जो है वो और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेटर तरीके से पूरा करा जाएगा, राइट। और कमीशन के बाद बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जो कि ओन्ड और मेंटेन किया जाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट यूटिलिटीज के द्वारा। तो स्टेट की जो यूटिलिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि स्टेट की जो कंपनीज वगैरह आप कह सकते हो, तो वो हमें देखने को मिलती है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वगैरह जो होती हैं, तो वो क्या करेंगी, ये मेंटेन करेंगी, मैनेज करेंगी, ओन करेंगी इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, राइट। और मेजर स्टेप ये हम लोग को देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के, और यहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो उसमें मजबूती हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि उसके थ्रू स्ट्रेंथन करके, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। तो यहां पर बात हो रही है हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलाटा, ये दो नई स्पीसीज हम लोग को सी वीड्स की देखने को मिल रही हैं। सी वीड्स की दो नई स्पीसीज हैं, क्या है, हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलाटा। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा के बताया गया है कि मरीन ग्रुप ऑफ मरीन बायोलॉजिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है, दो नई स्पीसीज को सी वीड की। इसका नाम रखा गया है हाइपनिया इंडिका, ये इंडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और हाइपनिया बुलाटा क्योंकि ब्लिस्टर लाइक मार्क जो है वो इनकी बॉडीज पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि छाल के निशान, राइट, छाल के निशान जो है वो इस पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो बुलेट जो है वो रखा गया है, या बुलेटा। और ये सीवीड जो है ये जीनस हाइपनिया या फिर रेड सीवीड का पार्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। और हाइपनिया इंडिका जो है वो डिस्कवर की गई है कन्याकुमारी से, तमिलनाडु के अंदर, और सोम
सोमनाथ पठान और शिवराजपुर ये गुजरात में है, वहां से इसको डिस्कवर किया गया है। तो देखो सोमनाथ पठान कहां पर है, तो ध्यान में रखना गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, उससे याद रखिएगा। और शिवराजपुर जो है वो हम लोग को गुजरात में देखने को मिलता है। तो यहां से ये दो स्पीसीज जो है वो मिली हैं, डिस्कवर हुई हैं। हाइपनिया बुलेटा की बात करें हम लोग, तो ये डिस्कवर कहां से हुई है, कन्याकुमारी से। और दीव आइलैंड्स जो दमन एंड दीव के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां से इसको डिस्कवर किया हुआ है। ये बेसिकली बताया जाता है कि इंटर टाइडल, तो यहाँ पर जहां पर टाइड्स वगैरह आती है ना समुद्र की, तो वहां पर उस क्षेत्र पर ये मौजूद होती है, कोस्ट में यानी कि तट पे। और ऐसा एरिया जो कि पानी के नीचे होता है हाई टाइड्स के समय पर, और जब लो टाइड्स होती है तो वो पानी के बाहर आ जाते हैं। तो मतलब ऐसे एरिया पर ये स्पीसीज जो है वो ग्रो होती हैं। मतलब कि जब हाई टाइड आ रही है तो पानी के नीचे चले जाएगा ये एरिया, जब लो टाइड्स हैं तब ये पानी के बाहर रहेगा ये वाला एरिया। तो ऐसे एरिया पर ये हम लोग को सीवीड्स देखने को मिली हैं। और जीनस हाइपनिया जो है ये कैलकेरियस एरिक्ट ब्रांच सीवीड्स का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक से फैक्ट्स जो थोड़े से ध्यान में रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो एमओयू साइन किया गया है, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव और इंस्टीट्यूट्स ऑफ रेप्यूट IORS के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इन्होंने 132 सिटीज को आइडेंटिफाई किया जहां पर सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। यानी कि 132 सिटीज के अंदर नेशनल क्लीन प्रोग्राम एयर प्रोग्राम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, NCAP। इसके तहत जो है वो एक सिटी वाइज यानी कि सिटीज में कहां पर किस किस एरिया पे ज्यादा पोल्यूशन है, तो वहां पर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करना है, उसका एक प्लान जो है वो तैयार हुआ है। और NCAP जो है ये लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट। ये एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको टैकल करने के लिए ये प्लान जो है वो तैयार किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, राइट। और इसका टारगेट है कि 20 से 30% तक पार्टिकुलेट मैटर जो हम लोग को एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, राइट, यानी कि पल्यूटेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, तो 2024 तक 2017 को बेस ईयर मानते हुए, राइट, यानी कि 2017 में जितना पोल्यूशन लेवल था उसका 20 से 30% रिड्यूस करना है 2024 तक। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है, जिसमें हम लोग को लीडिंग एयर क्वालिटी स्पेशलिस्ट देखने को मिलते हैं इस नेशनल नॉलेज नेटवर्क में, राइट, तो इनको भी रखा गया है एज अ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के तौर पर, जो कि इस पर्टिकुलर NCAP में यानी कि इस प्रोग्राम में जो है वो मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, यानी कि अपनी एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराकर सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। गाइज अब एक बेहतरीन स्टडी की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि जो काफी सारे वायरसेस हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, जीका वायरस हो गया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया, और इवन वीक कोरोना वायरस हो गया, तो बताया जा रहा है कि एक ऐसी मॉस्किटो प्रोटीन मिल चुकी है, AEG12 इसको नाम दिया गया है, जो कि इन सब वायरसेस को रोकने का काम कर सकती है। तो ऐसा क्लेम किया है जो साइंटिस्ट हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के देखने को मिल रहे हैं, और उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने ये चीज कही है कि एक मॉस्किटो प्रोटीन है AEG12, ये काफी सारे वायरसेस को जो है वो रोक सकती है, या फिर जो है वो उनको फैलने से रोक सकती है, आप ये एक चीज कह सकते हो। तो रिसर्चर ने पाया कि AEG12 जो है ये क्या करती है, ये वायरल एनवेलप को डीस्टेबलाइज कर देती है, यानी कि जो वायरस की जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको वो ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, जिससे कि जो वायरस जो होता है वो इफेक्टिव नहीं बच पाता, यानी कि वो तुरंत जो है वो उसके ऊपर मेडिसिन जो है वो काम कर जाती हैं, और मेडिसिन के थ्रू फिर फाइनली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। तो प्रोटीन जो है ये उन वायरसेस को अफेक्ट नहीं करेगा जिन वायरसेस के पास एनवेलप नहीं होते, बट जिन वायरसेस के पास जो एनवेलप होते हैं, यानी कि आउटर लेयर जो होती है जो वायरस को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो ये उनकी आउटर लेयर को जो है वो ब्रेक करेगा, और फिर जो ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, दवाइयां वगैरह जो दी जाती है वायरसेस को खत्म करने के लिए या फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तब क्या होगा कि ये वायरस का जब एनवेलप टूटेगा तो इवन जो पर्सन की जो एंटीबॉडीज होती है, यानी ह्यूमन की जो एंटीबॉडीज होती है, या फिर इन शॉर्ट जो इम्यून सिस्टम जो होता है, वो इस वायरस को जो है वो निपटा देगा, राइट, खत्म कर देगा, या फिर कोई सपोर्टिव ड्रग्स वगैरह जो होंगे जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देंगे, तो वो फाइनली फिर इस वायरस को मार सकेंगे। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और मॉलिक्यूलर लेवल पर AEG12 जो है ये जब ब्रेक होता है तो
मतलब यानी कि जो वायरस के प्रोटेक्टिव लेयर को जब ये ब्रेक करता है तो लिपिड्स को जो है ये बाहर निकाल देता है, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। और ये फाइंडिंग जो है गाइस, इससे ये चीज बताई जा रही है कि जैसे कि जो पूरे दुनिया भर में से लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले जो वायरसेस जो हैं उनके खिलाफ ये एक बेहतरीन उपचार जो है वो हो सकता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और काफी सारे रिसर्चर्स ने ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट करी है कि AEG12 जो है ये मोस्ट इफेक्टिव है फ्लेवी वायरसेस के अगेंस्ट, यानी कि जो फ्लेवी वायरसेस, जो फैमिली ऑफ वायरसेस हम लोग को जीका की, वेस्ट नाइल की और दूसरे इस प्रकार के वायरसेस की देखने को मिलती हैं। इवन बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के अगेंस्ट भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बट हाँ, फिर भी काफी जो है वो साल लग जाएंगे बायो इंजीनियर्स को कि AEG12 को जो है वो कोविड-19 की थेरेपी के लिए बनाने के लिए, राइट, कि जिससे कि वो कोविड-19 से लड़ सके। तो उसके लिए काफी साल लग जाएंगे अभी भी। बट हाँ, जीका वायरस और ये जो दूसरे वायरसेस डेंगू वगैरह हो गए तो इनसे इफेक्टिव तौर से ये लड़ सकता है। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है, AEG12 क्या है? ये एक मॉस्किटो प्रोटीन है जिसको नाम दिया गया है AEG12। ये वायरसेस से लड़ने के लिए तैयार किया है साइंटिस्ट रिसर्चर ने, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज उन्होंने बताई है इस चीज को, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके या फिर इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि वाला जो प्रोटीन है ये काफी मददकारी है वायरसेस से लड़ने में, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे की चर्चा करें तो बताया जा रहा है कि क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है। क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल नाम सीजन में आ रहा है। ये पोर्टल जो है, ये वेबसाइट जो है वो क्लाइमेट का डेटा जो है वो प्रोवाइड कराएगी, बताएगी क्लाइमेट के डेटा के बारे में, राइट, यानी कि डेटा जो है वो जनरेट करेगी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये हम लोग को वेबसाइट पोर्टल देखने को मिल रहा है। इसका उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के दौरान और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये चीज की गई, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, तो उन्होंने ये चीज शुरू करी है और इसको डेवलप किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे के द्वारा। ये एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है क्लाइमेट डेटा मैनेजमेंट का और ये फुली ऑटोमेटेड क्लाइमेट डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है? तो रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर ऑब्जर्वेशन की, जो कि IMD की ऑब्जर्वेटरीज रिकॉर्ड करती हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मेटा डेटा पोर्टल और भी दूसरी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड जो है वो इसमें मौजूद होगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन एक्सेस जो है वो मेट्रोलॉजिकल डेटा का इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा और ये डेटा सप्लाई पोर्टल के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और फ्री डाउनलोड फैसिलिटी इसमें मौजूद होगी ग्रिडेड टेम्परेचर और रेनफॉल डेटा जो हमारे इंडिया का है उसके लिए। और क्लाइमेटोलॉजिकल टेबल्स, एक्सट्रीम्स और नॉर्मल्स जो है वो इसमें मौजूद होंगे। तो इंफॉर्मेशन जो मॉनसून रेनफॉल की और साइक्लोन फ्रीक्वेंसीज की इसमें मौजूद होगी। डेटा एनालिटिक्स और इन्फोग्राफिक्स भी इसमें मौजूद होंगे। हालांकि इतना डिटेल में आप लोग को ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है, मेनली बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एक वेबसाइट, एक पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है जो कि प्रॉपर डेटा जो है वो मेंटेन करके रखेगा। इसमें आप प्रॉपर डेटा जो है वो चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि किस प्रकार से क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं या इंडिया में किस प्रकार का क्लाइमेट है या वेदर है, राइट। तो उसकी पूरी जानकारी जो है ये पोर्टल प्रोवाइड कराएगा। एक अच्छा खासा डेटा इस पोर्टल के अंदर हर प्रकार का हमें देखने को मिलेगा जो मेंटेन करती है IMD। अब इसके अलावा ई टेंडरिंग पोर्टल हम लोग को प्राणित देखने को मिल रहा है। प्राणित पोर्टल, राइट। तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो पावर ग्रिड जो है ये एक सेंट्रल PSU हम लोग को देखने को मिलती है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पावर ग्रिड किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ध्यान में रखना। इन्होंने ई टेंडरिंग पोर्टल जो है वो प्राणित इस्टेब्लिश किया है और इस ई टेंडरिंग पोर्टल से क्या होगा, एक तो लेस पेपर वर्क के थ्रू काम होगा, यानी कि पेपर वर्क काफी कम होगा, ऑनलाइन काफी सारे काम होंगे, राइट। देखो ई टेंडरिंग की बात हो रही है, टेंडर वगैरह जो होते हैं ना, आपने सुना होगा कि टेंडर पास हो गया सरकार का, ये टेंडर पास किया सरकार ने, फिर सरकार जब टेंडर पास करती है तो ऑक्शनिंग होती है, उसकी नीलामी होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी बोली लगाते हैं, जो भी यानी कि जो सरकार की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल होता है तो वो क्या करता है, बोली लगाता है। और जो भी कम प्राइस लगाएगा, यानी कि कम प्राइस में काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो उसको वो टेंडर मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, राइट। और भी इसमें काफी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कंडीशंस होती हैं। तो वही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। पर इसमें ई टेंडरिंग की प्रोसेस एक तो ऑनलाइन है, तो ट्रांसपेरेंसी इसमें देखने को मिलेगी और पेपर वर्क कम से कम होगा और ईज ऑफ ऑपरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इसके संचालन में आसानी को ये बढ़ावा देगा, राइट। और पूरी प्रोसेस को, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट करेगा। ये इसको क्रिएट किया है
स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी के अंडर आती है। और पावर ग्रिड एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर जिसके पास ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑनलाइन जो है वो पावर ग्रिड के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स सीक कर सकते हैं या टेंडर जो है वो ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। और एसएपी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजर SRM, राइट, इसमें ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर सभी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट जो कि सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, और ये STQC यानी कि जिसके बारे में हमने बात करी कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट, इसके द्वारा ये सर्टिफाइड है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुल्ढाना पैटर्न किससे एसोसिएटेड है, तो वाटर कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है, जल संरक्षण से एसोसिएटेड है बुल्ढाना पैटर्न। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को बुल्ढाना पैटर्न के बारे में, जो कि वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो नीति आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो ड्राफ्ट करी हैं, और ये बेसिकली किस चीज के लिए करी हैं कि जब भी नेशनल हाईवे, स्टेट रोड या रेलवे को जब तैयार किया जाए, इसका जब भी कंस्ट्रक्शन हो, तो किस चीज को ध्यान में रखना है, वाटर कंजर्वेशन को, कि इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाईवेज का या रोडवेज वगैरह का, तो वाटर कंजर्वेशन को जो है वो ध्यान में रखते हुए, जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन करना है। और वाटर कंजर्वेशन वर्क जो होगा वो किस चीज के थ्रू होगा, वाटर बॉडीज को जो है वो डीप करना है, जैसे कि लेक्स है उसकी खुदाई कर देनी है, डीप कर देना है, राइट, कि जिसके चलते जब भी वर्षा हो, रेन हो, तो ज्यादा पानी उसमें कलेक्ट हो सके। और जब भी रोड्स वगैरह तैयार हो रही है तो वहां पर कुछ ऐसे एरियाज बनाने हैं कि जहां पर यानी कि जैसी रोड पर कुछ पानी आए तो वो पानी जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर पर चला जाए, राइट। तो यानी कि वहां पर डिस्टिलेशन की प्रोसेस या फिर कुछ ड्रिलिंग टाइप की कर देनी है, जिससे कि पानी जो है वो नीचे चला जाए, राइट, ग्राउंड वाटर में मिल जाए जाके। टू फोल्ड एक्टिविटी जो है ये ऑलरेडी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुकी है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महाराष्ट्र स्टेट के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी प्रैक्टिस जो है वो की गई है जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, राइट, जिसके थ्रू जब भी हाईवेज और रोडवेज जब तैयार किए जाते हैं, इसका जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखा जाता है। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है जो कि आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी कि बुल्ढाना पैटर्न किससे रिलेटेड है, सिर्फ ये चीज आपसे पूछा जाएगा। आपको इसका जवाब देना है कि ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, जल संरक्षण से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया था, जो कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। तो ये वाली बात है। और इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म होता है, और हाईली रिकमेंडेड आप लोगों के लिए कि आप यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, डिटेल सॉल्यूशन हर एक टेस्ट का आपको दिया जाता है। 100 क्वेश्चन के ये टेस्ट होते हैं। खास बात यह है कि आपको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, जिन टारगेट्स को आप अचीव करते जाइए, आप 27 जून से पहले पहले पूरा अपना यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लेंगे। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में है तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की पेड पैकेज को ज्वाइन करने के लिए जो है वो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, इस डिटेल्स का उपयोग करके आप ऐड हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पैकेज में, जहाँ पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, ऑफर भी जो है वो आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो वो वाली फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, राइट। तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।